नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। सियासत में जुबान कब फिसलती है और कब सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल की जाती है, यह समझना जरा मुश्किल है। लेकिन जब बात कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की हो तो विवादों का जुड़ना लाजमी है। आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक मानवीय संकट को भारत की आंतरिक राजनीति की आग में झोंक दिया। दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर टिप्पणी करते हुए इसे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बता दिया। बिल्कुल ठीक सुना। जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की निंदा कर रही है, तो दिग्विजय सिंह इसे भारत के हालातों से जोड़कर एक तरीके का तर्क देने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी का कहना है ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का हिस्सा है और कांग्रेस एक बार फिर से बचाव की मुद्रा में। पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि क्या ऐसे बयानों से चुनाव के समय कांग्रेस को हिंदू विरोधी या तुष्टीकरण की राजनीति करने का एक बार फिर से टैग नहीं मिल जाएगा। आज इसी पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह का जो पागलपंत है वो इस बात का प्रतीक है कि जब भी भारत पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ होते हैं। जब भी हिंदुओं पर अगर बांग्लादेश में अभी हमला हो तो दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की घटनाएं याद आती हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन सा हमला हुआ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन सी आगजनी हुई? आखिर आप ये कहना चाहते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वो इसलिए जलाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर जलाए गए? अरे दिग्विजय सिंह, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, मध्य प्रदेश के भूल से 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आप अभी तक भी नहीं सुधरे। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए वो सवाल आपके सामने रखती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, पड़ोस में हिंदुओं से क्रूरता, किसने देखा सियासी मौका? दिग्विजय का क्या है इरादा? ताक पर डिप्लोमेसी की मर्यादा। राजनीति के लिए कट्टरपंथियों को कवर फायर क्यों? बांग्लादेश में एंटी हिंदू आग, देश में क्यों सियासी तकरार? बांग्लादेशी हिंदुओं पर सवाल गंभीर, देश में सियासत हावी क्यों? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, चर्चा का हिस्सा हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और एलजेपीआर के प्रवक्ता रंजन सिंह जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी धनंजय गिरी जी आप ही के साथ। किस तरीके से दिग्विजय सिंह के इस बयान को आप देखते हैं? वो प्रतिक्रिया बता रहे हैं जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है कि भाई जी भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसे ही होता है और इसीलिए वहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां बांग्लादेश को लेकर चिंता बनी है, वहां अपने देश के राजनेता ऐसे छुटभइये बयान देने से बाज नहीं आ रहे। पूर्णिमा जी, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। खूनी पंजा, कांग्रेस का खूनी पंजा हिंदुओं के साथ जो हतभागा हिंदू को बनाते रहा और लंबे समय तक जो धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। 24% पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां के हिंदू आज 4-5% पर आ गए और 12% पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू जो थे वो किस प्रेम के वजह से 1.5% पर आ गए, ये दिग्विजय सिंह को कभी नहीं दिखा। भारत कभी शौर्य के कारण नहीं हारा। मीर जाफर से लेकर के जयचंदों की एक लंबी परंपरा है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा महफूज है। दुर्भाग्य कितने अमन चैन के बावजूद भी मुसलमान इस एहसास से दूर है। अपने देश के प्रति इनकी निष्ठा थोड़ी सी भी हो, थोड़ी सी भी दिखाएं, आगे आए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ चुप्पी तोड़े। मुसलमानों का मौन होना भी एक सवाल है। ये बहुत कुछ बयान करता
कि आखिर जब वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ताजा तरीन बांग्लादेश में जो दीपू नौजवान को पीट पीट कर मार डाला गया है, बांग्लादेश में सभी हिंदू विरासत में, पूरी दुनिया भारत छोड़िए, पूरी दुनिया बांग्लादेश में भारत विरोधी हरकत के खिलाफ मुखर है। सभी देशों ने इसे गंभीरता से लिया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्षेत्रीय शांति के लिए बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के ऐसे कुत्सित मानसिकता के नेता, जो आप मोदी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में आप खड़ा हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, भारत के विरोध में खड़ा हो जाते हैं, और धर्म के आधार पर अपने देश को बांटा, अपने हिस्से को दीमक की तरह चाटा, और धर्म विशेष को अपीजमेंट करने के लिए आप तुष्टीकरण के लिए तलवे कितने चाटेंगे, कहां तक ले जाकर के हिंदुओं को एतबागा बनाकर रखेंगे। आपने देश बांटा, हिंदुओं की जो दुर्दशा कर दी, इस देश में तमाम तरह के कानून लाद करके जिस तरह से अपने ही देश में हिंदू हिंदुस्तान में शरणार्थी की तरह जीने लगे, ऐसे ऐसे कानून लेकर के कांग्रेस पार्टी आई, ऐसे ऐसे तमाम चीज तरह के धारा 370 लगा के भगत माता के मुकुटमणि का कलंक लगा के रखा, जो वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने माता के मुकुटमणि से कालिक को धोया है, जो अलबॉक बुइट, जिसे एकदम ड्रैकोनियन कानून ला करके लाया कि जहां मन करे झंडा गाड़ दो, देश तुम्हारा हो जाएगा। कांग्रेस की इस कुत्सित मानसिकता से, इस काले अध्याय से इस देश को बड़ी भांति परिचित हो चुका है। बताइए टीना करमवीर जी, इस देश ये कहीं से भी फिसली हुई जुबान तो नहीं हो सकती दिग्विजय सिंह की, और अगर ये सोची समझी रणनीति है तो ये रणनीति कहीं से भी आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाती हुई भी नहीं दिखती। कब तक बोझ ढोइएगा इस तरीके के बयानों के, जो कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे ऐसे मुद्दों पर देते रहते हैं जो है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, लेकिन उसको आधार बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते, कब तक बोझ ढोइएगा? जी, सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, बौद्ध धर्म के नागरिक हैं हिंदू धर्म से, और जो क्रिश्चियन है, उन सब के साथ जो बर्बरता हो रही है, और जो दीपू के साथ जो हुआ, उन सब के लिए हम पहले ही कड़ी निंदा करते हैं कि जो हो रहा है उस पर कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि सरकार में कौन बैठा है? कांग्रेस है क्या सरकार में? कमाल देखिए, आपके भी कमाल देखिए, है ना, कि आप हमारे नेताओं के बयान ला कर बता रही हैं। आप पूछिए ना, आप में हिम्मत है तो। आप तो लोकतंत्र का तो मतलब अगर आपको बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोलिएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बोलिएगा। राशिद अल्वी आएंगे कुछ भी बोलेंगे, दिग्विजय सिंह आएंगे कुछ भी बोलेंगे, सरकार को बोलना चाहिए। नहीं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच देश से ज्यादा बड़ी है, या देश के जो माहौल है देश के अंदर, सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसको बढ़ाने से, उसको बिगाड़ने से ज्यादा बड़ा है। कमाल देखिए, इज इट बिगर देन दैट टीना करमवीर? मतलब एक तरफ दिग्विजय सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं जो वहां पर हो रहा है उसको देश का एक रिएक्शन बताकर, एक तरफ आप बैठी हैं जो दिग्विजय सिंह के बयान को भी जस्टिफाई कर रही हैं। मतलब कभी तो आप लोगों को सोचना समझना चाहिए। कल ही आपके बड़े अच्छे प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी बैठे थे, सुनिए टीना जी, और एक सार्थक चर्चा की तरफ हम बढ़े। उन्होंने कहा सरकार बताए, हम मिलजुल कर हर मामले में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन बीच में ये जो बीज बोने की कोशिश करते हैं ना आप लोग और आपके नेता, राशिद अल्वी से लेकर दिग्विजय सिंह। सुनिए, नहीं, तो आप ये बताइए कि अमित शाह जी ने कुछ कार्रवाई की, कोई संज्ञान लिया? मोदी सरकार ने कोई संज्ञान लिया? आपको लगता है बैठे हुए हैं? आपको लगता है बैठे हुए हैं? आपको लगता है बैठे हुए हैं? एक बड़ा बॉर्डर इशू हमारे सामने है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, आईसिस के नारे लगते हैं, आईसिस के झंडे वहां पर लहराए जाते हैं। आपको लगता है सरकार बैठी है? आतंकी वहां पर बॉर्डर पे बैठ ना जाए, पाकिस्तान को वैसे ही आतंकी हम खदेड़ रहे हैं वहां से, बांग्लादेश में अपना नया लॉन्च पैड ना बना ले। आपको लगता है सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? कांग्रेस की प्रवक्ता आप है क्या? कांग्रेस की प्रवक्ता आप है कांग्रेस की प्रवक्ता, तो कम से कम ये तो कहिए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो गलत कहा। ये मुझे लगता है ये आप लोगों की दिग्विजय सिंह ने जो कहा ठीक कहा, नहीं बोलने दिया ठीक कहा दिग्विजय सिंह ने जो कहा। टीना जी, आप मुझे बताइए, आपने सवाल पूछा मोदी सरकार से, आप मुझे ये बताइए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा क्या वो ठीक कहा? कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई की? क्या दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा? जो बॉर्डर स्टेट्स जितने भी हैं, कांग्रेस आधिकारिक तौर पर दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ है? सरकार, आपने वेरी सिंपल क्वेश्चन टीना जी, इधर उधर नहीं करेंगे। टीना जी स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। टीना जी स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के इस बयान का? इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। आप सवाल का जवाब नहीं देंगी और इस तरीके से डिबेट नहीं होती है।
तो एक कैसे लाइन में होती सवाल है? है। डिबेट भी तो नहीं कैसे होगी। होती है? बिना आप जो सवालों के है जवाब दिए सरकार डिबेट से होती मुझसे है? पूछना चाहती हैं आप लोग विपक्ष से पूछना मैंने ये लाइन का पूछा सवाल है कि कि आप क्या दिग्विजय सिंह का कांग्रेस बयान समझ आधिकारिक आया तौर ना? पर समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के बयान का? हम पर आरोप लगा रही है भाई, हम तो लगातार हम तो विरोध अरे कर रहे मैंने हैं कि पूछा ऐसा कि नहीं होना क्या आप चाहिए। साथ ना हैं इस भारत में बयान होना के, चाहिए, ना border या state दिग्विजय सिंह किसी के भी बयान भारत का के बाहर खंडन करते विदेशी हैं? स्टेट में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट नहीं करूंगी अब इस लेकिन सवाल को, आप बोल जी। लीजिए। आप अपने समय में बोल लीजिए, मैं सवाल को दोहराऊंगी नहीं, 6 बार दोहरा चुकी हूं, अब नहीं ऐसा दोहराऊंगी। करिए, ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही खूब सारा बोल लीजिए, क्योंकि अरे भाई, अभी आप दिग्विजय सवाल सिंह नहीं के बयान पूछेंगी। के आप मैंने साथ सवाल हैं, पूछ हाँ या लिया ना? आपसे, बस एक आपको लाइन सुनाई बता नहीं देना। दिया तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना टीना जी? मैंने तो 5 बार 6 बार पूछ लिया। मुझे लगता है हाँ। नहीं सुनना ना भाई, आपको? अब आप नहीं है ना धैर्य से जवाब? सुनेंगी, धैर्य से सुनेंगी, आप भी सुनेंगी आप धैर्य से। सरकार में कौन बैठा है, चले बताइए। कांग्रेस है सरकार में। भाई, दिग्विजय सिंह के सत्ता बयान का आप क्या भारतीय कहती हैं? जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ये संज्ञान लेना चाहिए। 200 के करीब मॉब लिंचिंग भारत में भी हुई है, आप बताइए उस पर जवाब कौन मानेगा? सरकारी आंकड़ा, ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है। सरकार देगी उस पर जवाब। भारत में हो रही है, सरकार जवाब देगी देना उस पर चाहिए। जवाब कि देश और में जो- मॉब लिंचिंग क्यों और हुई। लगातार प्रियंका गांधी लेकिन जी कांग्रेस इस संसद बात में का बोल जवाब चुकी देगी है। कि क्या वो दिग्विजय सिंह के संसद में बयान के प्रियंका साथ गांधी आधिकारिक ने तौर बोला, पर क्या खड़ी जवाब है, दिया? या इस क्या बयान का जवाब दिया खंडन करती बताइए? है? गृहमंत्री ने कोई जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिया? कोई एक ट्वीट भी दिखा दीजिए कि गजब हाँ बात ये कर ट्वीट रही किया हैं है। बताइए कब संज्ञान दिग्विजय लिया है? सिंह के लेकिन साथ कांग्रेस कोई है जवाब या है। नहीं, इस बात का हम तो जवाब आप चाहते नहीं हैं, देंगी। हम तो चाहते मैं हैं समझ सरकार गई इतनी हमसे देर में कि आप हमसे इस करे बात का सलाह जवाब नहीं मशविरा, दे क्या करना पाएंगे। चाहिए? स्थिति भी हम तो नहीं है साथ आपकी इस पूरी बात का तरीके जवाब से देने सरकार की। के। स्थिति भी नहीं है आपका इस बात का जवाब देने की, और आप देंगी भी नहीं। रंजन सिंह साहब, एक क्विकली जल्दी से आपसे रिएक्शन में लेना चाहूंगी। ये बताइए मुझे कि इस तरीके के बयानों के साथ फिर क्या किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप कांग्रेस से सवाल पूछेंगे फौरन डाल दिया जाएगा कि भाई सरकार से आपने इस सवाल पूछा है नहीं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस इस बयान का खंडन करती है या इस बयान के साथ आधिकारिक तौर पर खड़ी है, और इस बयान को देखा कैसा जाए दिग्विजय सिंह के। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, ये तो कट्टर राजनीतिक कट्टरपंथ के सोच के शिकार हैं ये ना। ये जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है पिछले 55 साल की राजनीति में। जब ये सत्ता में रहे हैं, इनको विश्व का मंच बिना, इनके परिवार को एक वैश्विक पहचान भारत ने दिया। और जिस भारत का संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात जब करते हैं तो मानवता तो शर्मसार होती है। ये जब विदेश में जाते हैं तो लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए इनको मंच मिल जाता है। लेकिन विश्व में अगर किसी भी जगह पर इस तरह से एक मानवता के खिलाफ अगर ये लोग तो कहते हैं ना, चलिए हिंदू प्रेम तो इनका हमको समझ में आता है कि जब तिलक और टोपी को ये अपने मतलब के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा के दोनों श्रृंगार हैं। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था में ये लोग जीते हैं, कॉपीराइट थोड़ी है उसमें। ना, मैं तो यही तो मैं पूर्णिमा जी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये अपने आप को नकली जनेऊधारी बना लेंगे, कभी टोपी पहनते हैं, कभी मुस्लिम और हिंदू के बीच में, मैं कहता हूं कि इनको तो दलित प्रेम है ना। ये तो दलित के लिए भी ये जीते झूठी दिखावा करते रहते हैं ना। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, तो वैश्विक मंच पर एक भी जगह उनको नहीं मिल रहा है जहां पर ये सवाल उठा जाए। उस पर से दिग्विजय सिंह का ऐसा सोच जहां से मानव शर्मिंदा हो जाए, जिस तरीके का आग ये लोग लगाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं ना पूर्णिमा जी, जो ये इसी घटना के लिए ना सीएए लाया गया था। और जिस सीएए पर इन्होंने जो विलाप किया था, ये तो पूरा देश देखा था ना। इसी दिल्ली में जिस तरीके से शाहीन बाग इन्होंने बनाया, और जितने भी महागठबंधन के तथाकथित जो हिंदू प्रेम और मुस्लिम प्रेम वाले व्यक्ति हैं, अब जनता जानती है, यहाँ पर सारे लोग जानते हैं, मुस्लिम को बहलाकर फुसलाकर और जिस तरीके से सत्ता में वापसी करने, तो बिहार भी दिखा दिया। अब आने वाले समय में बंगाल भी देखेंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी देखेंगे। सब जगह से जाएंगे। वो अपने हिसाब से बांटकर अपना फायदा देखे, दूसरी तरफ आप अपने हिसाब से बांटकर अपना फायदा नहीं, बांटने की तो बात ही नहीं है। अगर बांटने की बात होती पूर्णिमा जी, अगर आप अल्पसंख्यकों को सेक्लूड कर देंगे कि देखो हमने बिहार में दिखा दिया तो ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया, तो फिर तो आप सही, वो भी तो सही कह रहे हैं ना। फिर तो हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग धर्म जात करे सर्व की बात करते हैं। लेकिन ये लोग ना तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एमवाई समीकरण फेमस किसका हुआ था? इनका ना, जातीयता और सांप्रदायिकता का। हमारा तो एमवाई महिला और युवा का है।
इनको तो ये समझ में नहीं आता है। हम लोग तो अमीर और गरीब पर बात करते ठीक हैं, है। ये धर्म और जाति के बंधन में रहकर सत्य में धनंजय वापसी जी, के 30 चाशनी सेकंड्स पे जल्दी से कौन काउंटर अपने रखेंगे। आप को दिखा रहा है। ठीक है धनंजय जी, 30 सेकंड्स क्विकली। देखिए, दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने शब्दों में दिया है और भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर चलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदू धर्म सनातनी सभ्यता में यही कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सदर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सबके हित की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कहता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो कांग्रेस है। हम धर्म विशेष की बात, और दिग्विजय सिंह उसी को, राशि दल भी इसी को, ये तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने धर्म के आधार पर देश को बांटा, धर्म के आधार पर जो खाई है समाज में पैदा कर रही है, धर्म विशेष के चश्मे से देखने वाली कांग्रेस पार्टी, तो करिए ना फिर कार्रवाई, जो हिंदुओं करिए ना कार्रवाई ऐसे लोगों क्यों? पर जो बयान देते हैं। आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, हम तो इस पर सिर्फ चर्चा करेंगे, चर्चा करके कांग्रेस को घेरेंगे, मुद्दा उठाएंगे और इससे सियासी फायदा भी ले लेंगे। ठीक है, पूरे देश में इस तरीके के बयान किसी की तरफ से भी नहीं आने चाहिए जब मामला इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय हो। और प्रोफेसर अंशु जोशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो इस तरीके के बयान देकर जो इस वक्त यूनिस सरकार करी, आप उनको एस्केप रूट दे रहे हैं ना, आप जस्टिफाई करते हो, उनको एस्केप रूट देते हैं कि देखिए हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने पूर्णिमा जी कही। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो मोहम्मद यूनुस की पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस, पाकिस्तान के आईएसआई और वहां जमाते इस्लामी जैसे जो कट्टरपंथी संगठन है जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, उनकी वजह से हो रहा है। मैं बहुत क्विकली 3 फैक्ट चेक आपको करवाना चाहती हूँ। आज जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है, पहले तो हम ये समझे दिग्विजय सिंह जी कौन है। कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने मुंबई हमले के बाद एक किताब का लोकार्पण किया था और इस झूठे तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया था कि मुंबई के जो आतंकवादी हमले हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराए, और बाद में सच्चाई खुल के पूरे दुनिया के सामने आई। ये वो नेता हैं जिन्होंने कसाब को कसाब जी कह के बार बार संबोधित किया था। फैक्ट नंबर 2, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं दोनों देशों की माइनॉरिटीज को, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी को। 1947 में भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो हमारी कुल आबादी का 9% थी और आज 14% से ज्यादा है। जब बांग्लादेश बना था तब बांग्लादेश में हिंदू आबादी, जो वहां की माइनॉरिटी आबादी है, हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। आज वो प्रतिशत 7.8% रह गया है। ये फैक्ट अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। फैक्ट नंबर 3 ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें, जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है। तो भारत सरकार इसीलिए सीएए और एनआरसी लेकर के आना चाह रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे और भी अन्य देशों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या जो भी वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो वहां अट्रॉसिटीज झेल रही हैं, उनको ससम्मान भारत लाया जा सके, यहाँ की नागरिकता दी जा सके। इस पर तब विरोध करने वालों में कौन था ये हम सभी जानते हैं। तो हम फैक्चुअली समझे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम है। 4600 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर्स है हमारी बांग्लादेश के साथ, और इसको लेकर के हमारा गृह मंत्रालय, हमारी सेना, हमारे इंटेलिजेंस लगातार एक्टिव है, क्योंकि इस बात को हम समझें कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो तो निंदनीय है। इसके जो रेपरकशंस अभी हमारे सामने आएंगे, आप देखिए वो हमारी, और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट जब सामने आई, उस रिपोर्ट में सारी की सारी चिंताओं को जाहिर किया गया और उस संसदीय समिति को लीड करने वाले शशि थरूर हैं। तो ये बात कांग्रेस से बेहतर कौन जान सकता है कि चिंता कितनी बड़ी है और उस चिंता से निपटना हमको कैसे है, और सरकार का साथ देते हुए निपटना है, ना कि ऐसी बयानबाजी करके। राकेश शुक्ला जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में, पीड़ा कहां है? पीड़ा थोड़ी ही है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम यहां देश के अंदर अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए करेंगे, अपनी सियासत को चमकाने के लिए करेंगे। नहीं पूर्णिमा जी, पीड़ा तो है। आप याद करिए सलमान खुर्शीद जी ने पीड़ा व्यक्त किया था जब बाटला हाउस मुठभेड़ हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि सोनिया जी के आंसू निकल आए थे। पीड़ा तो है। और जब आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जयपुर में, तब कांग्रेस ने पहली बार हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया था और उस समय पर गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। जयपुर अधिवेशन में कहा गया कि हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को इस अभी हाल के साल में पार्लियामेंट के अंदर हत्यारा निरूपित किया था।
आखिर सवाल इस बात का है कि बार बार तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ये रास्ता क्यों अपना रही है? क्या उसको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गया हुआ मुस्लिम वोटर उसके साथ आ जाएगा? क्या मुसलमानों का विश्वास अर्जित करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ खड़े होना जरूरी है? जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है तो अभी अंशु जोशी जी ने सारी बातें कह दी और सच्चाई भी है ये कि आपको याद होगा कि जब मालेगांव ब्लास्ट और अजमेर वाला हुआ मालेगांव का हुआ था और समझौता एक्सप्रेस का हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एटीएस था और उस एटीएस में बार बार एक रिपोर्ट आ रही थी कि असीमानंद जी ने सारी चीजें स्वीकार कर ली, प्रज्ञा ठाकुर जी ने सारी चीजें स्वीकार कर ली कि हाँ वो पूरी घटनाओं में शामिल थी। तो जब उन्होंने सारी चीजें स्वीकार कर ली तो फिर बरी कैसे हो गए? दिक्कत यहीं पे है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ मसाल लेके तब तक दौड़ती है जब तक उसकी आंच, उसकी तपिश उसको महसूस नहीं होती, और जैसे ही उसको तपिश महसूस होगी आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के बयान को व्यक्तिगत बता के अपना पल्ला झाड़ देगी। ये उसका स्वभाव रहा। ठीक है, लेकिन सौरभ जी, तपिश महसूस और कैसे होगी? बीते चुनावों में वो तपिश बार बार महसूस हुई, कांग्रेस समेटती जा रही है। मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा कि भाई आधिकारिक तौर पर क्या आप दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ हैं? टीना जी चाहती तो कह सकती थी कि हम इसका खंडन करते, लेकिन इसका मेरे पास सीधा जवाब नहीं आया। अब इस चुप्पी को मैं रणनीतिक समझूं या मैं इसे असमंजस की स्थिति समझूं? देखिए पूर्णिमा जी, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो छुटी हुई कारतूस और फूकी हुई बंदूक तो हो चुके हैं, लेकिन विवादित बयान दे करके वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। और दिग्विजय सिंह का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो अभी आपको लगातार जो है शुक्ला जी ने भी बताया, अंशु जोशी जी ने भी बताया कि उनका बैकग्राउंड पूरा की पूरा जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, राजनीति रही है, उसका केंद्र ही जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के रहा है। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लगातार जब भी कांग्रेस के अंदर से देखा जाता है कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर जो है बात करनी हो हिंदुओं की, तो ऐसे नेता आते हैं और ऐसा बयान दे देते हैं कि वो पार्टी के ऊपर भी भारी पड़ जाता है और साथ ही साथ हमारे देश के ऊपर। देखिए मुझे चिंता इस बात की है कि इनका बयान जो है वो हमारे देश के लिए कितना घातक है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता है कांग्रेस के और उसका बचाव अगर टीना करमवीर आज युवा नेता है, आज युवा पीढ़ी है, अगर ये उसका मुखर तरीके से विरोध नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जान भी नहीं बचेगी। क्योंकि देखिए जब आप किसी देश के ऊपर कहते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज भारत वो भारत है जिसके अंदर चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो चाहे बहुसंख्यक समाज हो, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाओं का लाभ बहुसंख्यक समाज को मिल रहा है उतना ही समान लाभ जो है वो अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। बल्कि मैं तो कहूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को उठा लीजिए, उनका बजट 5,000 करोड़ का किया गया, उसके अंदर जो है लगातार सीखो कमाओ योजना डाली गई, नई रोशनी योजना डाली गई, हुनर हाट इनके लिए लगाया गया, इनके लिए उस्ताद योजना लॉन्च की गई। तमाम अल्पसंख्यक जो समाज है उसके लिए मोदी जी ने बढ़ चढ़ करके काम किया। भले आप वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस, देखिए एक तरीका तो मोहन भागवत जी का भी था। मोहन भागवत जी ने भी सवाल से सरकार पर सवाल खड़ा किए, उन्होंने भी कहा कि सरकार को हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उनका बोलने का तरीका और दिग्विजय सिंह का बोलने का तरीका में कितना अंतर है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बोलने के कारण आज कांग्रेस जो है डूबती हुई जहाज हो चुकी है। मैं तो टीना करमवीर जी के लिए एक ही शब्द कहूंगा कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो लगातार जो है कांग्रेस का जनाधार जो है वेंटिलेटर पे है, लेकिन इन लोगों का अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। तो टीना जी से निवेदन करता हूं, आप युवा है, कम से कम ऐसे जो नेता आपके यहाँ बुजुर्ग हो गए जिनको देश की समझ नहीं है, आज आप हम अगर ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भारत के अंदर है, आप विश्व के अंदर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। जिन नेताओं का कांग्रेस के अंदर अब कोई योगदान नहीं रह गया, उन नेताओं को कम से कम ऐसी युवा प्रवक्ता से मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को आईना दिखाएं और कम से कम ये कहें कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है। तो ऐसे नेताओं के बयान से जो है किनारा करना भी पड़ेगा और उनके खिलाफ बोलना भी पड़ेगा। टीना जी, आई एम श्योर इसका काउंटर रखना चाह रही हूँ कि धनंजय जी आपके पास भी आती हूँ। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते। टीना जी आपका काउंटर लूंगी और साथ ही में 1 मिनट का टाइमर भी रख रही हूँ। टीना जी, देखिए मुझे लगता है राहत इंदौरी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कहा था कि सर्वोदय पर बहुत तनाव है, तो कुछ पता करो चुनाव है क्या, और चुनाव आ गए हैं, इसीलिए ये सब कुछ जो है ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना कि आप विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। आप ये बताइए, जयशंकर जी से कहा, आपने एक बार पूछा सवाल कि भाई आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, राजनाथ सिंह से इस्तीफा ले लीजिए। इससे पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं पर
अत्याचार होगा और उससे ये सब समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंख नाक कान सब कुछ बंद करके बैठी है, वो बस इंतजार कर रही होती है चुनाव कब आएंगे। और यही सच्चाई है। इसीलिए जब चुना ही है उसे कत्लेआम का हुनर देखकर तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। ये इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, क्योंकि ये लोग इन लोगों को चुन लिया है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब ये जो जनता है उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है। सब कुछ छोड़ रखा है इन्होंने, इनको सिर्फ चुनाव दिखता है कि कैसे भी हम सत्ता की कुर्सी हथिया ले, बस ये इसमें ये फोकस्ड है। और बार बार जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आप विपक्ष को कैसे बदनाम कर सकते हैं? सारी शिकायतें बीजेपी से, कांग्रेस के लिए कोई आत्ममंथन नहीं। और ऐसा लगा कि मानो जैसे ये दिग्विजय सिंह का एआई हो, जनरेट आपने किया हो और फिर उसके बाद बयान दिलवा दिया हो। क्यों करते हैं भाई धनंजय जी ऐसे? नहीं, ये मत पूछिए, ये पूछिए कि जयशंकर धनंजय जी 1 मिनट का टाइमर आपका शुरू है, बोलिए। सवाल ठीक से पूछिए, क्योंकि सभी एंकर भी सवाल पूछते हैं। तो धनंजय जी बोलिए। पूर्णिमा जी कहते हैं ना कि समर शेष, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। कांग्रेस तटस्थ भी रहती तो उसके अपराध लिखे जाते, लेकिन कांग्रेस तटस्थ भी नहीं है। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वैचारिक बारूद दे रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को हवा दे रही है। इसी देश में बैठकर इसी माटी के हिंदुओं के खिलाफ जो आवाज उठा रही है, अपने देश की माटी के, अपने धरती पुत्रों के बेगाने हो रही है। इस राष्ट्र से बैठ करके हिंदू पर हतभागा बना रही है, उसको उनके हत्याओं को जायज ठहरा रही है, वैचारिक बल दे रही है। विदेशों में बैठे हुए जो भारतीय बाहर हैं, जो हिंदू हैं, उनके हत्याओं को भी जस्टिफाइड करने का ये खूनी पंजा जो प्रयास कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ियां इसको माफ नहीं करेगी, नाकाबिले बर्दाश्त है। आने वाली नस्लें इसको कभी माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस के इसको कर्म आने वाले दिनों में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, काला भी अध्याय कम पड़ जाएगा। और मुझे कांग्रेस पार्टी की, पूर्णिमा जी मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। पूर्णिमा जी मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की, आप किसी पार्टी की प्रवक्ता हो सकती हैं, लेकिन आप राष्ट्र से द्रोह, हिंदू से द्रोह, समाज से ये हो रही है, ये अलग ही दुनिया में घटिया मानसिकता आप लिख करके राहत इंदौरी को लाती हैं। अरे राहुल गांधी लिख करके पढ़े तो समझ में आता है। राहत इंदौरी से आपको राहत मिलती है। आप हिंदुओं के विरोध में आप राहत इंदौरी को लाती हैं। आप अरे कितने खून, कितने कत्ल, कितने आपने देश का बंटवारा हुआ, 10 लाख हिंदू मारे गए, 10 लाख सिखों के नरसंहार की कांग्रेस, इस देश में अत्याचार की दोषी कांग्रेस, बांग्लादेश में। ओके धनंजय जी प्लीज रुकेगा। वोटर्स की तरफ मत देखिए। टीना जी, कहाँ पर मिलता है ये सस्ता नशा? कहाँ पर मिलता है मैम सस्ता नशा? पता होगा शायद आपको, तो बताइएगा। तो मुझे लगता है नहीं, ये सवाल आप लोगों को पूछा। अरे आपने पूछा, मैंने आपसे पूछा कि कहाँ मिलता है। ये हम आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं पूछना चाहिए मुझे आपसे, नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। मतलब आपके पास कोई बेहतर बात करने की नहीं है तो आप बोलिएगा कि सस्ता नशा करना बंद कर दीजिए, और एंकर आपसे पूछ ले कहाँ सस्ता नशा मिलता है, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ठीक है, ओके, जल्दी से। मैडम आप अभी तक ये नहीं बता पाई कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान का खंडन करती है या नहीं करती है। आप ये नहीं बता पाई अभी तक। दिग्विजय सिंह के मुंह में किसी ने शब्द नहीं डाले हैं और पीछे से किसी ने आवाज नहीं दी है। राशिद अलवी के मुंह में किसी ने शब्द नहीं डाले, पीछे से किसी ने आवाज नहीं दी है। जिसका जो बयान जो मुंह में आया वो बोल रहा है, और आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठी रहती है। क्या किया है कुछ नहीं पूछ सकते, सब लोग बस अपना अपना। अरे आप अपने नेताओं से कुछ तो पूछ लीजिए कि उनके लिए राजनीति बड़ी है सस्ता नशा करके या देश बड़ा है। सस्ता नशा करके उनके लिए राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है, जरा अपने नेताओं से पूछ लीजिए। कोई ना कोई पद मिल जाएगा। धनंजय जी जल्दी से प्लीज 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों का क्लोजिंग कमेंट लूंगी। सर बोलिएगा धनंजय जी। आ रही हूँ मैम। पूर्णिमा जी मैं तो आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी की तरह कांग्रेस की जो बाकी प्रवक्ता हैं, इन लोगों को फ्री दे दिया जाए आधा घंटा बोलने के लिए। इस राष्ट्र के लोगों को नफरत हो जाएगी इनका चेहरा देखने से। ये लोग इतने एक्सपोज हो रहे हैं, इतनी घटिया बातें, अरे स्तरहीन बातें, स्तरहीन विचार, मुझे तू मैं नहीं चाहिए, स्तरहीन लोग। अंशु जोशी जी सवाल को दोहराती हूँ। बयान एक नेता का और सबसे बड़ा नुकसान देश की साख का, ये तो किसी को कम से कम फायदा नहीं पहुंचा सकता। पूर्णिमा जी
सर पूर्णिमा एक जी। सेकंड, धनंजय और जी, पूर्णिमा धनंजय जी जी, प्लीज थोड़ा चिंता समझ की बात हमको ये करनी चाहिए ये कि घटिया बांग्लादेश कांग्रेसी की जो प्रवक्ताओं सरकार है को थोड़ा ओके, देर मौन धनंजय जी, ये जो सब नहीं, दूसरे प्लीज। नेता हैं, घटिया नहीं, पाकिस्तान तू- ये सब नहीं तू- चाहिए तू- मुझे, तू- ना इधर से सस्ता नशा चाहिए ना इधर से घटिया प्रवक्ता चाहिए, प्लीज ये महिला Mind your words and mind your language, both of you. मैंने नहीं ठीक है, पूर्णिमा जी आप में लोग किसी please महिला को रुकेंगे। सस्ता नशा ओके। शब्द इस्तेमाल मैंने सुना ही नहीं था उस समय ठीक कि है, कोई कोई महिला बात नहीं। सस्ता नशा की बात करती हूँ। ओके, ऐसी धनंजय जी, घटिया भी- please। ऐसी ठीक है। घटिया भी कांग्रेस पार्टी में महिला है। धनंजय जी, मैं अपनी बहन समझता हूँ धनंजय जी, जिसको। जिस चीज के सस्ता लिए मुझे नशा टोकना था जैसे मैंने शब्दों टोक का दिया। इस्तेमाल कर रही है। धनंजय जी, बस देखिए ठीक आईना है, देख अंशु करके जी अपनी बोलना बात को करें। पूरा करेंगे, मैम के लिए टाइमर क्विकली रखेंगे। अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जो मोहम्मद यूनुस सरकार है और साथ के जो दूसरे नेता हैं वो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को एक ब्रॉडर बांग्लादेश का नक्शा सौंप रहे हैं जिसमें कि भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों को काटने की बात आ रही है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज की दृष्टि से हो रहा है उसके लिए मोहम्मद यूनुस सरकार उत्तरदायी है। तो इसके लिए भारत के विदेश मंत्री क्यों इस्तीफा दें? ये हमारे सबके सोचने की बात है। ठीक है मैम। सर एक क्लोजिंग कमेंट आपका, रंजन जी। देखिए, जिस तरीके के प्रवक्ता का बात यहाँ पर निकल के आ रहा है, इनके नेता, बड़े नेताओं की बात को सुन लीजिए। जिस तरीके के भाषा का प्रयोग ये लोग करने लगे हैं, ये जनता का विश्वास निरंतरता में खोते जा रहे हैं। मैं आपको पूर्णिमा जी एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हमेशा बोली यहाँ बोलेंगे क्योंकि इनको ताली चाहिए पाकिस्तान में। ये कट्टरपंथी सोच के जो व्यक्ति हैं ना, मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम भी इसको कबूल नहीं करता कि किसी को जिंदा आप जला दीजिए। ये इस्लाम भी दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी एजेंडा ही, चूंकि इनका जन्म फॉरेन में हुआ है, इनके थॉट्स फॉरेन से आते हैं, इंपोर्टेड नेता हैं ये, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम पर्यटक हैं ये। विदेशी धरती पर जाते हैं, एजेंडा लेकर आते हैं, हिंदुस्तान में चलाते हैं। अरे भाई, बोली आप यहाँ बोलते हो क्योंकि आपके बोली पर कभी देखा है कि पाकिस्तान में डिबेट, इनके बोली पर, इनके बयान पर पाकिस्तान में डिबेट होता है, खुशियां मनती है, तालियां बजती है। लेकिन ये कट्टरपंथी सोच को अब 140 करोड़ की जनता आप समझ चुकी है। ओके, राकेश सर आपका क्लोजिंग कमेंट, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे राकेश जी के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा पूर्णिमा जी की दिग्विजय सिंह जी अकेले ऐसे नेता हैं जो बेचारे मुसलमानों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए कसरत कर रहे हैं। अब आप देखिए, अभी हाल के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शकील अहमदी कांग्रेस छोड़ के चले गए। उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद जी, आरिफ मोहम्मद खान जी, पता नहीं कितने बड़े नेता कांग्रेस के, मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। और सबसे मूल बात है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इन्हीं मुसलमानों के लिए राजेंद्र सच्चर जी की जो कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं आई। इसलिए मुसलमानों के बीच में जो कांग्रेस के प्रति अविश्वास है वो हिंदुओं को दोषी ठहराने से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे। दिग्विजय सिंह की कसरत भले ही कुछ हो, लेकिन वो मुसलमानों को साथ जोड़ने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे। हाँ, जो दिग्विजय सिंह की हिंदुओं के प्रति नकारात्मक छवि है वो छवि जरूर कांग्रेस को प्रभावित करेगी और उससे जो हिंदू वोट अभी तक कांग्रेस को मिल रहे वो जरूर दूर हो जाए। ठीक है सौरभ जी, छवि से ज्यादा और बात बयान तक सीमित नहीं रह गई है, फिर बात सोच पर भी होनी चाहिए, तभी तो ऐसे बयान आते हैं। बिल्कुल, देखिए विचारधारा और सोच जो है वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की हम लगातार देखते आ रहे हैं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को 1 इंच की जमीन नहीं दूंगा, वही हाल आज कांग्रेस के अंदर हो गया है कि कांग्रेस के अंदर आत्मचिंतन करने का 1 मिनट भी समय नहीं है। देखिए, कोई भी, राहुल गांधी जी लगातार फेल हो रहे हैं, कोई उस पर आत्मचिंतन नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम जो नेता ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं और देश विरोधी बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में अगर कोई खड़ा होगा तो वो भी तो मुझे लगता है कि देश विरोधी होगा। कम से कम टीना जी लोग को मैं मानता हूं, राष्ट्र भक्ति इनके अंदर है, मैं किसी को नहीं पाकिस्तान से जोड़ता, मैं मानता हूं, लेकिन देश प्रेम अगर है तो आपको ऐसे देश विरोधियों के खिलाफ आवाज अपनी पार्टी के अंदर उठानी पड़ेगी। अगर भाजपा के अंदर कोई होगा तो मैं उठाऊंगा, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर है तो आप उठाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश है तो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और अगर देश नहीं रहेगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। इसलिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको एक साथ सारी पार्टियों को एक सुर में आकर के कहना चाहिए कि सरकार कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो हिंदू समाज जो है बच पाएंगे। तराजू पर हिसाब भी तो मांगते हैं सरकार से, इसको नहीं तोलना चाहिए, देना भी होगा सर।
देना भी होगा। सरकार को चुनकर भेजा हुआ है 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने, तो जवाब सरकार को भी देना होगा। लेकिन विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी क्या है ये समझनी होगी, और खासतौर पर बयानों पर एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी होगी कि हम कहां तक जाएंगे और कहां पर हमें खुद को रोकना होगा।